नमस्कार, मैं संजय सनम। YouTube के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, चलिए आज चलते हैं पुनः तेरापन समाज की तरफ। और तेरापन समाज की सिरियारी, कौन नहीं जानता सिरियारी। आचार्य भिक्षु का नाम जिस स्थल से जुड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा है कि उस स्थल पर भी राजनीति की गोटियां सेकी गई। उस स्थल को भी राजनीति की शतरंज का एक मोहरा बनाया गया। और शायद यही वजह है कि सिरियारी प्रकरण की वजह से समाज में एक बहुत बड़ी अंदर ही अंदर में सवालों की कतार चल रही है। सिरियारी प्रकरण अदालत में भी चल रहा है और पीड़ित पक्ष को, जिस पक्ष को अदालत में जाना पड़ा है, उसको न्याय का इंतजार भी अपनी तरफ से है। और समाज के लोगों की कहीं ना कहीं सहानुभूति, कहीं ना कहीं मौन समर्थन भी उस पक्ष के साथ है। लेकिन इन दिनों कुछ बातें ऐसी हुई जिस पर समाज के बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध वर्ग ने अपने अपने हिसाब से सवाल उठाए। सोशल मीडिया के मंच पर कई बार कुछ बातें इस तरह से आई भी। लेकिन कल जब अदालत में सुनवाई कुछ हो रही थी, दोनों पक्ष वहां पर थे, और उस वक्त कोई एक खबर समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने, जो कि अज्ञानता में कोई काम नहीं करता, ये हमें विश्वास है, और जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहते हैं, लिखते हैं, और सामाजिक संस्थाओं में जिनका जुड़ाव रहा है। जयपुर गुलाबी नगरी से आलोक हीरावत जी का एक सोशल मीडिया पर एक ऐसा मैसेज आया जिसे पढ़ने के बाद हमें लगा कि आखिर बात ऐसी हुई क्या थी कि आलोक हीरावत को इतनी तकलीफ, इतने दर्द, और उस तकलीफ और दर्द के बीच में आक्रोश के साथ अपने शब्दों को समाज के पटल पर रखना पड़ा। तो व्यूवर्स, आज हमारे साथ गुलाबी नगरी जयपुर से जुड़ रहे हैं आलोक हीरावत, और महाराष्ट्र पुणे की धरती से कमल कोठियारी, जो कि सोशल मीडिया के कई ग्रुप चलाते हैं। और इतना ही नहीं, जो सिरियारी प्रकरण से बहुत कुछ वाकिफ हैं। हमारे दो गेस्ट हमारे साथ हैं। एक गेस्ट और जुड़ने वाले थे, कुछ टेक्निकल वजह से हम उन्हें जोड़ नहीं पाए हैं। लेकिन चलिए हम चलते हैं सबसे पहले गुलाबी नगरी जयपुर, आलोक खीरावत जी के पास। आलोक खीरावत जी। जय जिनेंद्र, संजय सनम सर। जय जिनेंद्र सर। सर, कल ऐसी क्या बात हो गई आलोक जी? बहुत दर्द की बात भी थी, पीड़ा भी थी, आक्रोश भी था, एक आंच तप रही थी शब्दों में। ऐसी बात हुई क्या कि आपको इस तरह से देखिए, सोशल मीडिया के पटल पर यह बात लिखनी पड़ी? आलोक हीरावत जी। आप प्रबुद्ध और तटस्थ पत्रकार हैं। आपने हमारी भावनाओं को अंतरतह तक समझा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूंगा। शुक्रिया अपनी आलोक बात जी। शुरू करने से पहले हम्म। मैं एक डिक्लेरेशन करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल विचारों की अभिव्यक्ति पे भी कई बार कानूनी हम्म। मुद्दे खड़े हो जाते हैं, कई बार फतवे जारी हो जाते हैं। हम्म। इसलिए सर्वप्रथम मैं आचार्य श्री भिक्षु को हम्म। आराध्य मानते हुए, उनके चरणों में सशत नमन करते हुए, मैं ये डिक्लेयर कर दूं अपने हम्म। सभी समाज को, क्योंकि आपके सोशल मीडिया की जो बात है ये संपूर्ण समाज तक पहुंचती है। इसलिए ये बता देना, ये शपथ मैं पूर्वक मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी समाज संघ का एक अनुयायी हूं। तेरापंथ संघ के प्रति मेरी पूरी समर्पण की भावना है। वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति मेरी सैभक्ति वंदना है। लेकिन समाज की उन सभी संस्थाओं, उन संस्थाओं के पदाधिकारी, उन संस्थाओं के जो भी प्रभारी व्यक्तित्व हैं, वो अगर संघ हित में कोई काम नहीं करेंगे या नहीं कर रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत
व्यक्तिगत अच्छा बुरा लगने से नहीं कर रहा हूं मैं उन चीजों का विश्लेषण, मनन और चिंतन करने के बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो काम संघ के हित में नहीं हो रहा है, तो मैं उसका विरोध हर कदम पे, हर जगह करूंगा। ये मेरा नैतिक और वैधानिक अधिकार है। पुनः तेरापन धर्म संघ को वंदना करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जी 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 आलोक जी, बिल्कुल। कल दोपहर में मुझे ऐसा पुख्ता समाचार मिला कि जो सिरियारी प्रकरण की कल तारीख थी और उस तारीख पे एक पक्ष ने एक निवेदन सम्मानित न्यायालय में किया था कि जो निवर्तमान अध्यक्ष, जिनका ढाई पौने 3 साल पहले जो चुनाव हुआ था, उसके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, क्योंकि वो चुनाव विशाखापट्टनम में हुए थे। मेरे स्वयं के नैतिक और वैधानिक अध्ययन के हिसाब से भी वो पूर्णतया असंवैधानिक थे, लेकिन अब चूंकि ये मामला सम्मानित न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय ने अभी तक इसको ना तो वैध ठहराया ना अवैध ठहराया है जी। एक पक्षकार ने कल एक निवेदन किया सम्मानित न्यायालय से कि लगभग 400 मेंबर उन अध्यक्ष महोदय ने जो अभी सिरियारी को मजदार में छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने 400 मेंबर बनाए थे जी। उन्होंने निवेदन किया कि इनको निरस्त किया जाए जी। पक्ष के संस्थान के वकील ने अपने हिसाब से पैरवी करना उनका कर्तव्य बनता है, लेकिन न्यायालय ने वो एप्लीकेशन सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। बिल्कुल, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, बिल्कुल सुनवाई के लिए स्वीकार किया। जी जी जी। ये जानकारी जब मुझे मिली, सामान्यतः लगभग ये 2.5 साल से ये केस चल रहा है, मैं कभी भी न्यायालय की किसी भी चीज पे टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि जो संबंधित पक्षकार है वो शाम को अपनी विज्ञप्ति जारी करते हैं कि अगली डेट ये मिली है, आज ये हुआ, क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो कानूनी अपनी सूचनाएं समाज तक पहुंचाते हैं। संभवतः मैंने पहली बार, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक नहीं, आलोक जी एक बार आपको मैं बीच में रोकूंगा। जब कोई समाज का कोई व्यक्ति, चाहे वो कानूनी क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ क्यों ना हो, अगर वो पहुंचाने का समाज के पटल पर कानून संबंधित या अदालत की कार्रवाई संबंधित जानकारी पहुंचाने का अगर उसको अधिकार है, तो फिर ये अधिकार समाज के आम आदमी को भी है, भारत के आम आदमी को भी है। ये नहीं है कि कानून के उस व्यक्ति को कोई अधिकार ज्यादा है। नहीं, निश्चित रूप से लेकिन तो आपने भी अगर बात कही है तो आपने भी उसी अधिकार का प्रयोग किया है ना। हाँ, निश्चित रूप से मैं आपसे वही निवेदन कर रहा था कि हर बार चूंकि शाम को रिपोर्ट आती है, हम सबको पता है, इसलिए हम भी इंतजार करते हैं, ठीक है, लेकिन ये सूचना अपने आप में इस प्रकरण में एक निर्णायक मोड़ था, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि 400 मेंबर बन गए, आज तक कभी बने थे क्या? 40 साल का इतिहास निकाल के बता दें। लेकिन खैर, जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने एक सिंपल सा सूचना समाज के पटल पे रखी कि न्यायालय ने इस एप्लीकेशन को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है जी। इस चीज को हम सम्मानित वकील, संस्थान के वकील हैं, क्योंकि मैं संस्थान का मेंबर हूँ, तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मेरे पास उन वकील साहब का फोन आया जी। मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में उनसे ये कहा क्योंकि आप इस प्रकरण से सीधे जुड़े हुए हैं, आप वकील हैं, इसलिए मैं आपसे बात करना वैधानिक रूप से उचित नहीं मानता हूं जी। उनका कर्तव्य बनता था कि उनको फोन काट देना चाहिए था। फोन मैं भी काट सकता था, लेकिन एक सामान्य नहीं, ये सामने वाले के सम्मान का भी बात था। आप काटते तो उनका सम्मान आया होता। व्यक्ति है, मैंने बड़े सम्मान से उनसे कहा था कि आप की उस पक्ष से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, लेकिन जब उन्होंने बात आगे करी और मुझे उन्होंने अपनी वकीली भाषा में पहले समझाने का, फिर डराने का, और फिर अगर ये कहूं कि अब शब्दों का प्रयोग करते हुए मेरे साथ में बातचीत, ये बहुत दुर्भाग्यजनक रहा। अगर आलोक जी ऐसा कुछ हुआ है, एक उस व्यक्तित्व के लिए जो व्यक्तित्व कानून की भाषा समझता है, अदालत में जिरह करता है, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो, वकील के अपने क्लाइंट होते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनकी भाषा में किसी भी तरह की अगर अशालीनता होती है तो फिर ये बहुत तकलीफ दे बात है। ये नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। मेरे दुख का मैंने जो मन की बात उसके बाद में समाज के सामने लिखी, जैसा कि आपने बताया, उसमें जो मेरा दुख और आक्रोश इसी बात का था कि क्या ये स्तर आ गया है सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों को
संस्थान के वकीलों द्वारा इस तरह की भाषा के प्रयोग के साथ वार्तालाप किया जाएगा? आलोक जी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, उन्होंने जो बात आपको कही उसके अगर एक आधा पॉइंट अगर आप समाज के पटल पर रख सकें और उसका क्या जवाब आपने दिया, तो वो थोड़ा सा एक, मैं पूरी बात नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये हम चाहते भी नहीं हैं कि ये उस बात की हम जिक्र करें, लेकिन अगर कोई आपके मन में इतनी तकलीफ हुई है तो क्या कोई एक आधा सेंटेंस आप उनका ऐसा कहा हुआ आप समाज के पटल पर रख सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो? मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं जो हकीकत है वही रखूंगा जी। सबसे पहली बात तो उस स्टेटमेंट को आपने भी पढ़ा है, उसके बाद मैंने और भी लोगों से राय करी। उन्होंने ये कहा कि आपका ये स्टेटमेंट है जो गैर कानूनी है, ये स्टेटमेंट गलत है, आप इसे वापस लीजिए क्षमा याचना के साथ है। अच्छा। किसी भी, मैं जहां तक समझता हूँ, किसी भी पक्षकार के वकील को ये कहने का अधिकार नहीं है। वो प्रबुद्ध वकील है, अगर उनको लगता है मैंने गैर कानूनी काम किया तो कोर्ट के सामने उनको ये बात रखनी चाहिए और मुझे का नाम से कोर्ट में बुलाना चाहिए, बजाय मुझे फोन पे ये कहना। नहीं आलोक जी, इसमें एक बात आती है कि समाज के आदमी है और वो भी समाज से हैं। अगर उन्होंने फोन पर, अगर उन्हें ऐसा लगा आपने गलती की और उन्होंने आपको कहा तो कहा जा सकता है, लेकिन कहने की भाषा अच्छी होनी चाहिए, कहने की भाषा के अलावा होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। जब आप व्यक्ति से संपर्क अगर ये बात मुझे कमल जी कोठारी या और किसी व्यक्ति ने कही होती तो मुझे आश्चर्य नहीं होता कि समझने का फेर हो सकता है, समझने में बात का इंटरप्रिटेशन कई बार दो अर्थ भी निकल जाते हैं। बिल्कुल। वकील इस तरह की बात कहे, पहली बात तो मुझे इस पे आपत्ति हुई। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि साहब आप तो पवन देवी जी के कंधों पे बंदूक के काम कर रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट उनका था तो बहुत दुर्भाग्यजनक था, और ये तो बिल्कुल अशोभनीय था, अशोभनीय, बिल्कुल इस तरह की बात। गाली के रूप में फिर ये भी कहा कि मर्द वाले काम करता हूँ, यानी मैंने हिजड़ों वाले काम किए हैं। नहीं, ये तो खैर फैसला मर्दानगी वाले काम करो बोले। अच्छा, उन्होंने ये बात कही मर्दानगी वाले काम करो? बिल्कुल। तो फिर समाज उनसे पूछेगा कि अब तक वहां पे जो हो रहा था वो फिर कितनी बड़ी मर्दानगी थी। मैंने आज समाज के पटल पे निवेदन कर दिया है, तैयारी संस्थान का लाइव मेंबर होने के नाते मैंने ट्रस्टियों को आज लेटर मेल कर रहा हूँ कि इस वकील को तुरंत संस्थान के कार्य से हटा दिया जाए। जिस वकील को इतना विवेक नहीं है, वो केस को खराब कर रहा है 2.5 साल से, आगे भी यही काम करेगा। फिर उन्होंने एक बात और कही, बोले हमें तो ये, मैंने कहा साहब ख्याली लाल जी जैसा व्यक्ति 2.5 साल बाद कार्यकारिणी का इस्तीफा देकर संस्थान को मजदार में छोड़ के क्यों चला गया? अच्छा, आपने सवाल किया? हाँ, तो मेरे से उन्होंने कहा कि बोले हमको चुनाव कराने के लिए, हम तो चुनाव कराने का रास्ता कर रहे और आप जो रिकॉर्ड बन रहे। अच्छा। तो मैंने उनसे ये कहा कि 2.5 साल पहले आप अपनी मर्जी से विशाखापट्टनम में चुनाव करवा दो, ख्याली लाल जी को लेके आ जाओ। उसके बाद में 2.5 साल बाद में जब आपको लगे कि जो केस चल रहा है उनके खिलाफ, उनके चुनावी प्रक्रिया के, उससे जब उनकी हार की नौबत आ गई तो आपने इसलिए फिर इस्तीफा दिलवा दिया ताकि इस्तीफा दे और फिर नया चुनाव करवा दे। तो साफ दिख रहा है। मैंने कहा आपने खुद ने कभी कहा कि साहब हमने तो खुद इसलिए इस्तीफा दिया ताकि नए चुनाव हो सके जी। इस तरह एक सम्मानित वकील को इस तरह की मैनिपुलेटेड बातें भी एक लाइफ मेंबर से, संस्थान के मेंबर से करना, उसमें भी उनका तात्पर्य तो यह है कि आप गलत काम कर रहे हो, हम तो सही काम कर रहे हैं, उसमें रोड़ा अटका रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि उनकी इच्छा के मुताबिक वो जब चाहे चुनाव कराएं, जब चाहे इस्तीफा दें। ये तो फिर यही बात हुई। बिल्कुल, मैंने ये कहा कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये संस्था है। तो ये बोलते हैं, बोले ये छोटी मोटी संस्था है, मतलब बड़ी बड़ी संस्थाओं के मैंने का नाम काम किया है। मतलब ये बहुत बड़ा विषय है, ये पॉइंट संस्थान को शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा तो छोटी संस्था है। इसका मतलब उन्होंने तेरापंथ समाज के लोगों की भावनाओं पर प्रहार किया है। तेरापंथ समाज के लिए सिरियारी और सिरियारी की संस्था कतई छोटी नहीं हो सकती।
और ये अफसोस इस बात का है, जिस संस्था के लिए वो लड़ रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, चाहे उनके मन में कुछ भी रहा हो, कुछ भी आपस में चल रहा हो, उसी संस्था को उन्होंने छोटी करार दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर उन्होंने इस शब्द का, मैं फिर कह रहा हूं, अगर उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है तो ये तेरापंथ समाज के समझदार लोगों के लिए बहुत अपमानजनक बात उन्होंने कही है। मैं समझदार लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जानबूझकर समझ करके भी चुप बैठे हुए हैं, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो लोग चेतना वाले हैं, जागरूक हैं, उन लोगों को हर एक शब्द पर फर्क पड़ता है। अगर शालीन हो, मर्यादा वाला हो, तो उन्हें भी लगता है कि मर्यादित शब्द का प्रयोग हुआ है, और अगर छोटे शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो फिर उन्हें भी तकलीफ होती है। कंटिन्यू आलोक जी। मैं आपके माध्यम से की सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों से, प्रभारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि स्थितियों को जगह पर न लेके जाएं जहां पे हमारे लिए इधर हुआ और इधर खाई हो। मैंने पिछले 2 महीने में लिखित में संस्थान के मेल पे, और जो ट्रस्टी अभी संस्थान का संचालन की जिम्मेदारी है, उनको उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैंने चिट्ठियां भेजी, निवेदन किया कि ये समस्या कानूनी कम है, सामाजिक ज्यादा है। इसको संस्थान की साधारण सभा बुलाइए आप पे, जो वहां पे उस पर समाप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो मैं एक निवेदन कर दूं, समाधान वही व्यक्ति करवा सकता है जिस व्यक्ति का दोनों पक्षों से तारमन्यता हो। मैं सही चीज का काम करवाने के लिए बाफना जी के चरण भी पकड़ सकता हूँ, और अगर वो गलत हैं तो मैं उनके साथ भी खड़ा नहीं होऊंगा। मैं संस्थान के हित मैंने ये इंडिकेशन दिया उनको कि ये साधारण सदन इसका समाधान कर सकता है। कोर्ट में तो ये साफ मालूम चल रहा है कि 2.5 साल बाद में किसी अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी से इस्तीफा दे के चला जाए, उसको समझते हैं कि उनका मंतव्य क्या था। लेकिन कोर्ट ने नए चुनाव पे स्टे दे रखे हैं जब तक कोर्ट। आलोक जी, मुझे लगता है थोड़ा सा लाइन में डिस्टरबेंस हो गया था, और मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ कि कहाँ तक रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये कोर्ट वाली जो आप बात बोल रहे थे, आपने कहा था कि मैंने ट्रस्टियों को और को सबको चिट्ठी दे दी। उसके बाद आपने कहा साधारण सभा की मीटिंग बुलाने का मैंने निवेदन किया। उसके बाद आप बोल रहे थे कि कोर्ट में तो ये केस चल ही रहा है, लेकिन ये साधारण सभा की मीटिंग में सामाजिक सद्भाव से इसका समाधान बहुत अच्छे तरह से हो सकता था। आप कोर्ट शायद कुछ बात बोल रहे थे, आपकी बात उधर चल रही थी। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि कोर्ट के जो प्रकरण होते हैं, सामाजिक जहाँ मुद्दे होते हैं, सरकारी संस्थान में कोई किसी का, बाफना जी का, किसी भी पक्ष का कोई पैसे का और का कोई लेन देन का झगड़ा नहीं है जी। तकनीकी कारण था कि जो अध्यक्ष का चुनाव पिछली बार हुआ था 2.5 साल पहले विशाखापट्टनम में, वो निश्चित रूप से असंवैधानिक और अनैतिक था। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी संस्थानों को चलाने वाले व्यक्ति किस कारण से ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जिसका खामियाजा फिर समाज को भुगतना पड़ता है। इसलिए मैंने ट्रस्टियों से निवेदन किया था कि आप विशेष साधारण सदन बुलाइए, वहां अपन बैठ के समझा बुझा के, क्योंकि वो अध्यक्ष तो चले गए संस्थान को छोड़ के जिन्होंने गलती करी थी, जिन पर केस चल रहा है। अब सदन को अगर लगेगा कि उस समय कुछ तकनीकी गलतियां हुई थी, सदन अपनी तरफ से जो क्या नाम से पवनी देवी बाफना जी से क्षमा याचना करेगा, मिनट्स में उसको ले लिया जाएगा, उनका सम्मान करके, और जो क्या नाम से कोर्ट में केस वापस ले लिया जाएगा। गलती अगर हुई है संस्था के, अगर मेरा पुत्र अगर गलती करता है तो पिताजी को भी क्षमा याचना मांगनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात। मैं आपको बता दूं, संस्थान का साधारण सदन सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर क्षमा याचना कर लेता है तो उससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। हमने कहा था इसका समाधान आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन किसी ने आपके सवाल का जवाब दिया, आपके निवेदन पर गौर किया? इसलिए कि मैं बता रहा हूँ, इस पूरे प्रकरण में अब कल मुझे विश्वास हुआ कि इस पूरे प्रकरण में हमारी सम्मानित वकील द्वारा उनको ये कहा गया कि नहीं कोर्ट में अपनी जीत निश्चित है। जब आदमी को ये विश्वास हो कि कोर्ट में संस्थान की जीत निश्चित है, तो फिर वो क्यों करेंगे समझौता? मतलब आपके कहने का मतलब है कि
कोर्ट की जीत को को समझ करके जो सामाजिक सद्भावना की जीत हो सकती थी उसे नहीं किया गया। बिल्कुल। और कोर्ट में अगर बाफना जी की जीत होगी तो फिर शर्मिंदगी जी को कौन झेलेगा? वकील साहब झेलेंगे या हम सारा साधारण सदन झेलेगा उसको? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर केस में वो जीत गए तो उस दिन हमारी शर्मिंदगी कितनी दूरी होगी, उस छतरी पे जाने की स्थिति नहीं होगी उन ट्रस्टियों की, उन पदाधिकारियों की, और केंद्र में बैठे हुए उन लोगों की जो शतरंज खेल रहे हैं। मैं आपको एक निवेदन कर दूं, मैं शतरंज का चैंपियन रहा हूं और मैं प्यादे से वजीर को मारने की ताकत रखता हूं। ऐसे हालात पैदा न करें वो लोग कि हमें वजीर को, हम प्यादे, हम वजीरों को भी मारना जानते हैं। मेरा दुख मैंने जो कल लिखा है, ये मैंने उन तक लिखा है जो अभी वजीर और राजा बने हुए हैं। बिल्कुल, उनको पता नहीं उनकी 2 साल की सत्ता है। बिल्कुल आपने कर दूं हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए, कहीं इसको मेरी धमकी न माना जाए, मेरी एक निवेदन माना जाए कि मुझे वो सुरेंद्र स्वाणा या टीके जैन न समझे कि जिनको संस्थान से निकाल दिया जाएगा, समाज से निकाल दिया जाएगा और वो चुपचाप बैठ जाएंगे। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ। मैं अपने धर्म संघ के लिए अपनी जान के अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। वो इतना हल्के में न लें। बिल्कुल। चलिए, बहुत ये आक्रोश और ये वो दर्द दोनों बात आई। मैंने निवेदन किया, कई बार ऐसे शब्द ऐसा लगता है कि मैं धमकी दे रहा हूँ। मेरी धमकी देने की नहीं, मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस धर्म संघ के लिए लड़ता रहूंगा। नहीं होती है, कोर्ट में जाऊंगा और ना मैं कहीं और जाऊंगा। मुझे अपनी लड़ाई अपने तरीके से नैतिक और व्यवहारिक रूप से लड़नी आती है, लेकिन वो फतवा जारी करने वाले ये न सोचे कि मैं उनसे डर जाऊंगा। बिल्कुल, मर्यादा और गरिमा की लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। आलोक जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ पूना से जुड़े हुए हैं कमल कोठारी जी, और कमल कोठारी जी सोशल मीडिया में तो सक्रिय हैं ही, और सीरियारी के इस प्रकरण से भी वो काफी निकटता से जुड़े हुए हैं। कमल जी। जय जिनेंद्र जी की सनम जी। जय जिनेंद्र जी। कमल जी, ये जो प्रकरण जिस मोड़ पर आके खड़ा हुआ है, हाँ, और जिस तरह का व्यवहार अब देखने को मिल रहा है, उससे क्या संदेश जा रहा है? आपको क्या लगता है? आपने इस प्रकरण को बहुत करीब से शुरू से देखा है। मैं शुरू से देखा हूँ और ये शुरू से समाज में भी और कोर्ट में भी जितनी छोटी हरकत होती है उसको ही करते जा रहे हैं। और हमेशा सोशल मीडिया में आपके द्वारा भी सीरियारी प्रकरण को कई बार उठाया गया है। आलोक जी भाई साहब ने भी कई बार लिखा है, उनको सजेशन दिया है, लेकिन इन लोगों ने सबको दरकिनार करके समाज में जितनी थू करवानी है करवा चुके। और अब कल के हादसे को देखते हुए तो मुझे समझ में ऐसा आ रहा है कि अब मुझे कहते हुए लज्जा आ रही है कि एक पढ़े लिखे विद्वान इंसान भी अगर समाज में इस तरह के मैसेज वायरल करते हैं तो भाई साहब, सीरियारी प्रकरण तो 1 घंटे क्या 1 मिनट में सलट सकता था। ऐसा कोई प्रकरण नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना पुलिस की भाषा में कि रस्सी को भी सांप बना देते हैं पुलिस वाले। इस तरह मुझे लगता है सामने वाले पक्ष ने रस्सी को सांप बना दिया है। अब बोलो, मैं आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे सनम जी और आलोक जी, मैं एक ही लाइन में बताता हूँ, रस्सी को इन्होंने सांप बना दिया। सीधी सी बात है कि जिस बात को समाज की चद्दर जाजम पर बैठ करके बहुत आराम से सुलझाया जा सकता था, उस बात को आज इतना टाइम लग गया। और अब जब उन्हें लगा, जिस तरह से मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूं, जिस तरह से ये केस अदालत में अपने एक एक पायदान ऊपर चढ़ रहा है, और जिस तरह से इनका अपना पक्ष अब जिस तरह से इस स्थिति में आ गया है कि उनको सिरियारी को भी मंझधार में छोड़ करके जाना पड़ा है, पलायन करना पड़ा है, तो वो स्थिति समाज बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। मैं कोठारी जी की बात का जवाब दूं, चला गया। मैं कोठारी जी की बात का जवाब दूं, रस्सी को जो सांप बनाते हैं, सांप उन्हीं को डसता है। एकदम सही बात है, और डस भी रहा है। ऐसा नहीं है नहीं डस रहा है। बीच में छोड़ के चले भी गए, फिर भी सामने वाले जो भी विद्वान है, समाज के सज्जनगण है, किसी को भी दिमाग में नहीं आ रहे हैं कि सच क्या है झूठ क्या है। क्या हमें
रोज के प्रवचन में यही सुनने मिलता है। हम प्रवचनों से भी कोई फायदा नहीं उठाते हैं। संतजन भी इसमें कुछ भी बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं कि भाई सच्चाई का साथ दो और इस काम को 2 मिनट में जाजम पर बैठ के सलटा दो। कमल जी, आपको हाँ। कैसे पता कि हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं? जो सामने दिख रहा है, अगर हस्तक्षेप करते तो ये इस तरह इतना लंबा खींचता नहीं नहीं नहीं, मैं माफी चाहते हुए आपसे कहूंगा, अगर बाय द वे हस्तक्षेप ही यही हो कि ऐसा ही करना है तो आपको क्या मालूम है? भाई ये चीज अगर है तो फिर तो ये समझ लीजिए फिर हम क्यों धर्म स्थान पर जाएंगे? अगर ऐसी मुझे सामने आती मुझे है, मुझे तो फिर बेकार है धर्म स्थान पर जाना। कमल कोठारी जी, मुझे एक बात बताइए, सोशल मीडिया का हर एक संदेश पर वहां पर प्रतिक्रिया आ जाती है जब उन्हें कोई संदेश ऐसा जाता है, तो क्या इतना बड़ा सिरियारी प्रकरण जो चल रहा है, क्या उन्हें पता नहीं है? क्या उनकी जानकारी में नहीं है? क्या उनके संज्ञान में नहीं है? अगर उन्हें उचित हस्तक्षेप करना होता तो क्या नहीं कर सकते थे वो? तब फिर इसका मतलब मैं भी फिर निम्न स्तरीय भाषा करूं क्या? नहीं, जगह गुंडा राज हो गया, हिटलरशाही हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं मतलब नहीं कह रहा हूं, मैं हकीकत ला रहा हूं। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब बताइए ना। आप ये कह रहे हैं कि अगर हस्तक्षेप करते, और मैं बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूं कि अगर वो हस्तक्षेप नहीं करते तो शायद ये प्रकरण इतना नहीं उलझता। एकदम मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यह भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। निश्चित रूप से साहब, संजय सनम साहब, इतना तो सामान्य विवेक वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि किसी वकील के भरोसे केस नहीं चल रहे हैं। वकीलों से तो करवाया जा रहा है, वकीलों से तो कराया जा रहा है हस्तक्षेप के बिना, क्योंकि उनको अपनी जीत चाहिए किसी भी तरीके से। आलोक जी, अगर आलोक रावत ये कह दे कि मैं उनकी जीत करवाने के लिए तैयार हूं, तो वो आलोक रावत को चांदी की तस्तरी पर रख लेंगे। आलोक जी, बहुत कम शब्दों में मैं कहूं, इसमें वकील साहब का दोष नहीं है। वकील साहब अपनी वकालत की, अपनी पैरवी की, अपने क्लाइंट को बचाने की, उनकी जो अपनी मुहिम है, वो एक वकील अपने क्लाइंट को बचाने की, उसकी प्रतिष्ठा रखने की जो भी अपनी पैरवी करता है वो कर रहे हैं। वकील साहब का दोष उतना नहीं है जितना दोष उन लोगों का है जिन लोगों ने इस प्रकरण को इस मुकाम पर लाकर के खड़ा किया है। मैं निश्चित रूप से आपकी बात को स्वीकार करता हूं। 2 गलतियां हमारे आदरणीय वकील साहब ने करी है। एक गलती तो जो 1.5 साल पहले साधारण सदन सियारी में बुलवाया गया था, इसमें उन्होंने पुलिस फोर्स बुलवाई और पुलिस फोर्स को अंदर बिठवाया, क्योंकि उस समय के डीसी ने खुद मुझसे कहा कि वकील साहब के कारण हम तो अंदर खड़े हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वो फेसबुक लाइव मैंने किया था और मैंने फिर डीसी साहब को निवेदन किया, जिम्मेदारी के साथ मैंने गारंटी ली, तब उन्होंने सारे पुलिस वालों को बाहर बुला लिया। एक सबसे बड़ी भूल, विश्व समाधि स्थल सिरियारी में उन्होंने पुलिस को सभा कक्ष में भवन के अंदर आने के लिए मजबूर किया, निवेदन किया। आलोक जी, एक बार मैं इसमें भी थोड़ा सा बोलूंगा कि ये वकील साहब की भूल थी या वकील साहब को कहकर के करवाया गया था। आप ये भी सोचिए, आप ये भी सोचिए कि वकील साहब ने डायरेक्टली किया या इनडायरेक्टली उनको कह के करवाया गया। उनके जो अधिकार क्षेत्र का उपयोग समाज के उन लोगों ने इस तरह से लिया। देखिए, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जब डीसी साहब ने कहा, वो खुद वकील साहब ने आके ये कहेंगे आप बाहर नहीं जाएंगे, बोलिए कौन होते हैं मेरे लेकर बाहर निकल, आप यहीं रहेंगे। इसलिए मेरे फेस में वो आए तो मैं उन्हीं का नाम ले पाऊंगा। पर्दे के पीछे कौन खेल रहा था ये मेरी पूरी जानकारी में नहीं है। आलोक जी और सनम साहब, मैं बीच में टोक रहा हूँ। वकील साहब भी सिरियारी संस्थान और जैन तेरा पंथ के एक सम्मानित सदस्य हैं। बिल्कुल है। उनको आपने वकील साहब बोल रहे हैं, लेकिन उनका भी एक फर्ज बनता है। वकील बाद में पहले सच्चाई का साथ देकर इसको किस तरह से, आप जो बातें कर रहे हो वो हो गई एक वकील की अपने क्लाइंट को जितवाने की, चाहे झूठ सच कुछ भी, लेकिन यहाँ एक संस्थान का मुद्दा था वकील साहब के सामने में। उनको सब मालूम था सच्चाई क्या है। आलोक जी, समय बर्बाद करना, कमल जी के लिए उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया था क्या? कमल जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, पते की बात कही है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, ये अपेक्षा
मैं नहीं रख सकता, क्योंकि इस बात को मैंने इसलिए नहीं उठाया, अगर अगर इतनी ही बात होती तो फिर यह बात यहां तक आती ही नहीं, ये बात आती ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अभिभावक क्या कर रहे हैं, अभिभावक क्या कर रहे हैं। ठीक बात है। मेरा सवाल यह है साहब, इस देखिए समाज बहुत बढ़िया बात आपने आज कही। समाज में अभिभावकों की चुप्पी से ही सारी विसंगतियां हो रही है। आलोक जी बिल्कुल, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, मैं आपसे यही कहूंगा, आप लोगों के साथ इस पूरे समाज के सामने एक बात यही रखूंगा कि जो अभिभावक किस संस्था में कौन अध्यक्ष बनेगा, किसका रिजाइन दिलवाना होगा, किसका त्याग पत्र लिखवाना होगा, वो काम वो कर सकते हैं, तो समाज की संस्था का मुद्दा अदालत की चौखट पर जा रहा है, क्या उसे नहीं रोक सकते? क्या उसको समाज की इजाजत पर नहीं कर सकते? ये समझा दीजिए जरा। कमल जी, अभिभावक कौन है हमारे धर्म संघ के? समझ गया। तो फिर समझ तो आप पहले भी गए थे, मेरे से क्यों बुलवाना चाह रहे थे? फिर भी मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। मुझे देखिए, सांच में आंच नहीं है, अभिभावक तो हैं, उन्हें तो स्वीकार करना होगा। और अभिभावक, और सबसे बड़ी बात है, अभिभावक के हस्तक्षेप से ज्यादा कुछ उन लोगों का हस्तक्षेप चल रहा है जो समाज के लोगों को स्वीकार्य नहीं है, और जगह जगह पर इस बात का विवाद भी हो रहा है। आपकी इसी बात पे मैं टिप्पणी करूं कि जब मैं बड़े उदाहरण के रूप में कह रहा हूं कि जब परिवार के अंदर भी अभिभावक हठ धर्मिता पे आ जाता है, इस बात पे आ जाता है कि मैं जो कह रहा हूं वही करना पड़ेगा, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, वो मानना पड़ेगा, जबकि आंख बंद करके भी ये दिख रहा है कि वो गलत है, तो फिर वो बच्चा बिल्कुल स्थिति होती है परिवार में। वो स्थिति आज उन लोगों ने हमारी कर रखी है, हमारे अभिभावकों ने। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करने। देखिए, आपने एक बात कही थी कि आम साधारण सभा ये बड़ी होती है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, एक परिवार में अभिभावक का बड़ा सम्मान होता है। उसकी एक गलती, दो गलती, चार गलती, पांच गलती, हठ धर्मिता परिवार के लोग इसलिए स्वीकार करते हैं कि वो मुखिया है, वो बड़ा है। लेकिन अगर ये बात हर जगह पर वो ही चलने लग जाए तो साहब, फिर बच्चों के मन में भी अपने अभिभावक के प्रति सवाल उठने लग जाते हैं, और फिर वो सम्मान जो कभी बहुत बड़ा रहा करता था, वो सम्मान पर भी सवालिया निशान लग जाता है। मैं तो इससे अगर आगे बोलूं, वो सम्मान फिर विरोध में बदल जाता है, फिर वो उसका अंत विद्रोह से होता है। बिल्कुल। मैं आज आपके माध्यम से हमारे सभी अभिभावकों को चरण वंदना करते हुए निवेदन करूंगा कि हम अभी तक केवल विसंगतियों के खिलाफ समालोचना कर रहे हैं, हमें विरोधी या विद्रोही तक पहुंचने से रोक लें, क्योंकि मैंने पहले भी इस इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था, ये धर्म संघ मेरा है, मेरी 7 पीढ़ियों ने इसे खून से सींचा है, मैं इसमें विसंगतियां किसी से भी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल, ये समाज के हर आदमी का दायित्व है, हर आदमी का अधिकार है, उसे बोलना चाहिए। आलोक हिरावत बोल रहे हैं, कमल कोठियारी बोल रहे हैं, या दूसरे लोग कुछ बोल रहे हैं, तो समाज चुप क्यों है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अन्याय को सहना भी पाप है सर, शास्त्र कहता है जी। मुझे आज भी आशा की एक किरण परम श्रद्धेय आचार्य श्री में दिख रही है। जब वो राजस्थान प्रवेश कर लेंगे, अगर मेरे निवेदन पर वो मुझे समय देंगे, तो मैं दस्तावेज, मैं सबूतों के विसंगतियों की जानकारी उनको दूंगा, और उसके बाद में उनके निर्णय का इंतजार करूंगा। आलोक जी, आशाओं को जिंदा रखना चाहिए, अपेक्षाओं को जिंदा रखना चाहिए, लेकिन इतना लंबा सफर आपने देखा, हर बार बात होती गई आशा आशा आशा, और हर बार आशा निराशा में बदलती गई। लेकिन फिर भी चलिए, आशा को रखिए, सुधार कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हम उसकी अपेक्षा रखते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। सिरियारी प्रकरण पर जो कुछ घटनाएं हुई, पहले भी बहुत पीड़ा हुई थी, और अब जो ताजा तरीन कल की घटना है जिसमें आलोक जी का एक मैसेज था, उस पर मैंने भी कल फिर मैसेज दिया, और मैंने ये कहा था, समाज के पटल पर लिखा था कि मैं
कल कोशिश करूंगा आलोक जी से जो घटनाक्रम हुआ उस पर उनकी बात समाज के पटल पर रखने के लिए, और आज हमने वो कोशिश की है। इस पूरी वार्ता में हालांकि न तो कमल कोठारी जी की, न आलोक हिरावत जी की, और न ही एक एंकर के रूप में मेरी, हम तीनों में से किसी की भी मन में यह भावना नहीं है कि अदालत के प्रति कोई भी ऐसा शब्द जाए या ऐसी भावना जाए जिससे हमारी सम्मानीय अदालत की मर्यादा व गरिमा को कहीं ठेस लगे। हमारे मन में न तो भावना है न ऐसे शब्द हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एक शब्द और अंदाज के कई अर्थ लोग ले लेते हैं और लेने वाला ले सकता है, तो इसलिए मैं इस बात के लिए कमल कोठारी जी की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, आलोक हिरावत जी की तरफ से भी यह बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम तीनों की मनसा में सम्मानीय अदालत के प्रति सम्मान अक्षुण्ण है। इसलिए हमारे किसी भी शब्द और आक्रोश को, पीड़ा को उस अंदाज में न लिया जाए। और जहां तक समाज की बात है, समाज में विसंगतियों पर बात करना समाज के जागरूक हर आदमी का अधिकार है, और जिस दिन समाज का हर आदमी विसंगतियों पर बोलने लग जाएगा उस दिन विसंगतियां एक एक करके टाटा बाई बाई करके चली जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि समाज में अधिकांश लोग जानते सब है, अंदर ही अंदर में मानते सब हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो खामोशी का आवरण ओढ़ लेते हैं, और इसलिए समाज में विसंगतियां दिखती है। इसलिए समाज के वे लोग भी दोषी हैं जो जानबूझ करके चुप्पी को अपना आवरण बनाए हुए हैं। लेकिन मैं अपने सभी जागरूक सदस्यों की तरफ से संजय सनम जी आपको पुनः साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपना अमूल्य समय निकाल के समाज के करंट अफेयर्स, करंट इशू पर लोगों को बोलने का मौका देते हैं, उनका वक्तव्य रखने का मौका देते हैं, ताकि जो समाज के जो लोग जो बोल नहीं पाते कम से कम आपके माध्यम से बात सुन के अपने अंदर की चेतना को जगा सके। चलिए, जब जगे तभी सवेरा आचार्य तुलसी का एक कोटेशन है, और उसी कोटेशन को हम समापन के मोड पर लाते हुए इस आशा और विश्वास के साथ, मैं ये नहीं कहता कि जिनसे अब अपेक्षा इतने दिनों से रही है वो जगेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि समाज जग जाए, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत सरकार की नहीं है। इस देश के लोकतंत्र के में और इस देश के संविधान में सबसे बड़ी ताकत जनता की है, और जनता जिस दिन अपनी ताकत समझ लेती है उस दिन सत्ताधीशों को, सरकारों को भी बदल देती है, उनको अंदाज बदलवा देती है, उनकी हट धर्मिता बदलवा देती है, उनके निर्णय बदलवा देती है। इसलिए मेरा अनुरोध समाज के आम आदमी से है, और मैं तो सभी समाज के सामान्य आदमियों से अनुरोध करता हूं, अपने अपने समाज की विसंगतियों को देखें, और किसी का विरोध करना ये हमारा कर्म क्षेत्र नहीं है। हमारा दायित्व विसंगतियों को दूर करना है, और उन विसंगतियों पर प्रहार करने के उस घेरे में अगर कभी कोई आ जाता है तो साहब हम क्या करें, फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं। तो आज के हमारे अतिथि श्रीमान कमल कोठारी पुणे से और श्रीमान आलोक हिरावत जयपुर से थे, और इनकी बात को आपने सुना। आने वाले दौर में बहुत जल्दी हम सिरियारी संस्थान के जो भी सदस्य हैं उनकी भावनाओं को भी आप तक लाएंगे। एक बार पुनः कहता चलूं, विरोध करना हमारा उद्देश्य नहीं है, विसंगतियों को बताना और विसंगतियों को दूर करने की कोशिश करना, जगाना, ये हमारा उद्देश्य भी है, ये हमारा दायित्व भी है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। कमल जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आलोक जी बहुत बहुत आभार, व्यूअर्स आप सबका बहुत बहुत आभार।